हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम लोग ऑप्टिक्स शुरुआत करने जा रहे हैं। बेसिकली हम लोग ऑप्टिक्स में जो दो तरह के हमारे पोर्शन होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, एक वेव ऑप्टिक्स का। उन दोनों में से आज हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की शुरुआत करने वाले हैं। तो बेसिकली हमारी जो ऑप्टिक्स है उसको हम लोग दो कैटेगरीज में बांट के पढ़ते हैं, है ना। ये कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्ड कोर्स नहीं होगा। डिटेल्ड कोर्स का क्या मतलब, जो IIT जेम फिजिक्स हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं उसी के अंतर्गत ही सारी बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। रिवीजन एक तरह से विद PIQs, इस तरह से जो बातें हैं उसी के अंतर्गत ही बात कर रहे हैं कि हम लोग कॉन्सेप्ट सारे देख लेंगे लेकिन एक नज़र में। और जहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बताने की जरूरत है, थोड़ा बहुत मैं ब्रीफली उसको बताने की कोशिश करूंगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप चीज़ें सारी सीख जाओ, ठीक है ना। क्वेश्चंस आपसे कोई छूटे ना, ठीक है। तो ऑप्टिक्स में जो दो चीज़ें करेंगे, बात करेंगे, वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है, और दूसरी आपकी वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग क्या क्या बातें करेंगे, हम लोग मिरर से शुरुआत करेंगे, ठीक है। मिरर, उसके बाद रिफ्लेक्शन पे आ जाएंगे, सॉरी रिफ्रैक्शन पे आ जाएंगे, है ना। पहले तो रिफ्लेक्शन की ही बात होती है, फिर रिफ्रैक्शन आ जाएगा आपका, रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद हम लोग लेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बातें करेंगे। वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ठीक है। इतनी बातें हमें करनी है कुल मिला के। तो मिरर, रिफ्लेक्शन और लेंसेज, इसकी बात आज हम लोग आज के टॉपिक में करने वाले हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंतर्गत आज बात करने वाले हैं, ये हम लोग अगले टॉपिक में करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखें कि क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं। PIQs हम लोग देखेंगे, किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, किस तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं और किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन ज्यादा पूछ जा रहे हैं, उस पर भी आप ध्यान देना, ठीक है अपना। और नोट्स साथ में बनाते रहना। और हाँ, मैं कोशिश करूंगा इसके जो नोट्स होंगे वो PDF में आपको दे दूंगा, शॉर्ट नोट्स जो मैंने आपके लिए तैयार किए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की शुरुआत हम लोग करेंगे मिरर से। मिरर में भी सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट को किस तरह से समझते हैं। पहले 7-8 मिनट में हम लोग कुछ प्लेन मिरर कवर करने की कोशिश करेंगे कि इससे भी प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी बन सकती है, ठीक है। तो हम लोग छोड़ने का प्रयास कुछ भी नहीं करेंगे, कवर हम लोग सारी चीजें करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं प्लेन मिरर की। क्या चीज? प्लेन मिरर, ठीक है। ये आप लोग बहुत सिंपल सी बात है प्लेन मिरर पे, लेकिन क्वेश्चंस भी बनते हैं। अभी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आप देखना कि किस तरह से प्लेन मिरर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, प्लेन मिरर में आप सबसे पहली चीज ध्यान रखनी पड़ती है, इस तरह का आपका प्लेन मिरर होता है, ठीक है। और मान लो इसके सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किसी डिस्टेंस u पे, ठीक है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि प्लेन मिरर के केस में जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है मिरर से और जो इमेज की डिस्टेंस है, मान लो यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट है, इस तरह से रेज जाती है और इस तरह से आपकी, ठीक है, टकरा के वापस जाती है और लगता है पीछे कहीं से मिल के आ रही, तो वहां पर आपकी इमेज बनती है। ये बात आप लोग सीखते चले आ रहे हैं हम लोग स्कूल लाइफ से अपनी, ठीक है। तो एक चीज जो ध्यान रखने वाली होती है कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है और जो इमेज की डिस्टेंस होती है वो दोनों सेम होती है प्लेन मिरर के केस में। तो हमेशा ध्यान कर रखने वाली क्या बात है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ये प्लेन मिरर के केस में आपको याद रखने वाली बात है। क्या बात क्लियर है? इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि प्लेन मिरर में और किस किस तरह के क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट बनते हैं वो समझने की प्रयास करते हैं। देखो ध्यान से, अगली चीज है इसमें फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? फील्ड ऑफ व्यू, तो फील्ड ऑफ व्यू सिंपल से अगर बात करें तो एक एक अगर हम लोग सेंटेंस में बात करें तो फील्ड ऑफ व्यू वो रीजन होता है जहां से हम लोग ऑब्जेक्ट की इमेज को देख सकते हैं। देखो ध्यान से, इसमें अगर बात करें तो यहां पर आप देखो अगर ध्यान से कि मान लो यहां पर अपन खड़े हैं, ठीक है, यहां पर अपन खड़े हुए हैं, ये अपनी आंख है, तो ये क्या यहां से हमको इमेज दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी। कहां से कहां तक दिखेगी? ये रे इस तरह से आ रही है, तो इस रीजन में आप कहीं पर भी खड़े हो जाओ आपको उस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखने वाली है। लेकिन अगर आप यहां खड़े हो तो आपको इमेज नहीं दिखेगी, लेकिन अगर आप यहां हो इस रीजन में तो आपको इमेज दिखेगी। दिस इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। क्या चीज? फील्ड ऑफ व्यू। तो फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? वो रीजन जहां से हम ऑब्जेक्ट की इमेज को देख सकते हैं, ठीक है। जिस रीजन से, इस रीजन से हम देख सकते हैं, तो ये हमारा फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। अक्सर इस पे जनरली अभी तक तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन फिर भी बनने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि जो इसमें सिमेट्री वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं। किस तरह से? देखो ध्यान से,
इसमें हमेशा दो सिमेट्रिकल आपके ट्राइंगल बनते हैं इस तरह से, और इनमें कुछ रिलेशंस आपको देखने आने चाहिए, ठीक है ना। लाइक ये आपका एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये आपके सिमिलर ट्राइंगल जो बनते हैं, इसमें आपको कुछ चीजें छांटनी आनी चाहिए। उसके बेसिस पे कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, उसको दिमाग में रखना कि हाँ बन सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन बनने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अब जिस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे गए उस पर भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अगला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कि मान लो आप ही खड़े हुए हो, ठीक है, आपके सामने मिरर रखा हुआ है, आप एक मिरर लिए हुए हो, ठीक है, इस तरह से। चलो इसको सिंपल हम इसी फॉर्मेट में बनाते हैं। आपके हाथ में मिरर है, ठीक है, तो आपको अपनी, मान लो आप सामने मिरर लिए हुए हो, ठीक है, इस मिरर में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हम इसमें देख रहे हैं, हमें अपना फेस दिख रहा है, तो कितनी हमें मिनिमम लेंथ चाहिए कि हम अपनी पूरी इमेज देख सके। भाई हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो जरूरी नहीं होता है कि शीशा, आप अक्सर जब पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह में जाते हो तो वहां पे आप देखते हो कि जो शीशे की हाइट होती है, ये आपका, आपने शायद नोटिस किया होगा ऐसा, मतलब नोटिस किया, जाहिर सी बात है देखा ही होगा। तो वहां पे आप देखते हो कि इस तरह से जो बेसिन लगे होते हैं, बेसिन के पास में मिरर लगा हुआ होता है, और मिरर की हाइट लगभग लगभग इतनी सी होती है, ठीक है, उसमें आप जाके पूरा अपने आप को देख सकते हो, ठीक है, आपने नोटिस किया होगा। तो वहां पर जरूरी नहीं है कि मिरर आपका बराबर की ही लंबाई का हो तभी आपको पूरी इमेज दिख सकती। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हमसे पूछा जाए कि कितनी रिक्वायर्ड लंबाई होनी चाहिए कि एक व्यक्ति अपनी पूरी इमेज देख सके, तो वो लंबाई जो होती है वो व्यक्ति की लंबाई, यानी जो मैन है उसकी लंबाई का आधा होता है। जैसे मान लो ये आपका h हाइट का एक इंसान है, ठीक है, ये आपका h हाइट का एक इंसान है, और हाँ अभी जो हम लोग इंसान मान के चल रहे हैं उसकी आंखें बिल्कुल टॉप पर हैं, ठीक है, इसके ऊपर का कोई पोर्शन अभी हम लोग कंसीडर करके नहीं चल रहा, उसको भी देखते हैं, ठीक है। और ये आपके सामने एक मिरर लगा हुआ है, ठीक, तो इसकी इमेज कहां दिखेगी, इसको ध्यान से देखो। इमेज बनाने का तरीका क्या होता है, इसको ऐसे फेंका, यहां से एक रे फेंकी, ये वापस इसी डायरेक्शन में आएगी, यहां से इस तरह से बिल्कुल उतनी ही दूरी पर आप इसकी इमेज बना दो, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहां से इसको क्या करना है, देखो ध्यान से, क्या यहां से इसको अपना सर दिख जाए, मतलब एक रे इस तरह से जाए और सर से टकरा के वापस आ जाए, तो उसको अपना सर दिख गया इसका मतलब। और दूसरी रे जो, भाई सर से पैर तक ही देखना होता है हमें, तो दूसरी रे इस तरह से जाए जो पैरों के पास जाती हुई लगे, ठीक है, सॉरी थोड़ी तिरछी बन गई, ठीक है, जाती हुई लगे और वहीं से वापस आ जाए, तो इस तरह से क्या लगेगा यहां से कि हमें पैर भी दिख गए। क्या यहां तक बात क्लियर है? तो इतनी लंबाई जो होती है वो हमें चाहिए कि हम अपनी पूरी इमेज देख सकें। तो अगर इंसान की लंबाई h है तो ये लंबाई जो होती है दिस h/2 कैलकुलेशन से आती है, आप कर भी सकते हो, बहुत आसान सी कैलकुलेशन है, ठीक है, आप सिमिलर ट्रायंगल देख के खुद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ डिटेल में हम लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, सिंपल आपको कॉन्सेप्ट में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये जो हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, h/2, किसकी, मिरर की। तो एक बात अपनी कॉपी में नोट करके लिख लोगे कि द length of mirror required to see the full image of a man if the eyes of the man on his top, मतलब बिल्कुल सर पे इस जगह पर है, तो उसको जो टोटल लंबाई चाहिए दैट इज h/2, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द मिरर फॉर द मैन ऑफ हाइट h, ठीक है, हुज आइज इज ऑन हिज टॉप, ठीक, ओके। अब अगर बात करी जाए एक्चुअल सिनेरियो में, एक्चुअल सिनेरियो में क्या होता है कि जो आंखें होती हैं, एक्चुअल सिनेरियो में क्या होता है कि जो आंखें होती हैं कुछ डिस्टेंस नीचे होती हैं, ठीक है। अगर h आपके इंसान की लंबाई है तो आंखें यहां कहीं पर होंगी, कुछ डिस्टेंस मान लिया डेल्टा नीचे है, ठीक है। तो इसके केस में एक्चुअल में क्या होता है कि आपको ध्यान से देखो, यहां से नीचे कितनी दूरी बची हुई है, h माइनस डेल्टा, ये डिस्टेंस बची। बात समझना, एक व्यक्ति जिसकी लंबाई h है और उसकी आंखें उसके सर से डेल्टा डिस्टेंस नीचे पर है, यानी ये डिस्टेंस डेल्टा है, तो नीचे की बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी, h माइनस डेल्टा। क्या बात समझ आ रही है? ओके। तो अगर ये डिस्टेंस h माइनस डेल्टा है तो जो मिरर की लंबाई होनी चाहिए वो हमेशा आंखों से देखने में उसका आधा, आंखों के नीचे की लंबाई का आधा, ऐसे समझो, आंखों के नीचे की लंबाई का आधा, ठीक है। तो इसके नीचे की लंबाई क्या है, h माइनस डेल्टा, क्या है, h माइनस डेल्टा, और बटे 2/2। This is the required length of the mirror to see the full image of a man whose eyes are below the delta length from his top। क्या बात समझ आ गई है? 100% ये बात है। अच्छा
ये बात अपने को समझ आती है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी सवाल इसमें क्या पूछा जाता है कि अच्छा ठीक है, ये बात तुम्हें पता है कि h/2 होना चाहिए, तो वो अपनी पूरी इमेज देख लेगा, लेकिन क्या इसकी पोजीशन भी डिपेंड करती है कि h/2 जो लेंथ का मिरर है वो कितने ऊपर होना चाहिए? ठीक है ना, ये भी बात क्या डिपेंड करती है? बिल्कुल डिपेंड करती है। जो मिरर की हाइट है वो भी h/2 होनी चाहिए। कहां से? ग्राउंड से। इसकी जो पोजीशनिंग है वो भी h/2 डिस्टेंस ऊपर होना चाहिए, तभी मिरर जो है वो पूरी इमेज दिखा पाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? h/2 लेंथ का मिरर h माइनस डेल्टा बाई 2 इतनी ही ऊंचाई पर रखा हो तो पूरी इमेज दिख जाएगी। क्या बात समझ आ गई है? 100%। क्या समझे हम लोग कि अगर एक इस तरह का इंसान है जिसकी आंखें अगर टॉप पर हैं, उसकी लंबाई h है, तो उसको अपनी फुल इमेज देखने के लिए जो मिरर चाहिए उसकी लंबाई h/2 होनी चाहिए और वो ग्राउंड से h/2 डिस्टेंस ऊपर रखा होना चाहिए। ठीक। दूसरा केस, अगर एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी आंखें उसके सर से डेल्टा डिस्टेंस नीचे हैं, तो जो मिरर की रिक्वायर्ड लेंथ है दैट इज h माइनस डेल्टा बाई 2 और वो ग्राउंड से h माइनस डेल्टा बाई 2 डिस्टेंस ही ऊपर रखा होना चाहिए। तो ये बात हम लोग करते हैं प्लेन मिरर के क्वेश्चंस की, और यही क्वेश्चन पूछा गया था 2016 IIT जैम में। कब? ये वाला कि हाइट रिक्वायर्ड ये पूछा गया था आपका IIT जैम 2016। बात समझ आई? तो क्वेश्चंस किसी भी तरह कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन, इसके पहले इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आया और तब से अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहिए कि ये नहीं हो सकता है कि आपने जो पढ़ा जो समझा वहीं से क्वेश्चन आ जाए। ये बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। बात क्लियर है ना? उतार लो इसको। अब एक आध छोटी छोटी बातें आप प्लेन मिरर में और याद रखेंगे जहां से क्वेश्चंस बन सकता है। मैंने बोला ना, कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ के लिए भी आप प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। क्या चीज? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन? मान लो इस तरह से आपका एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और इस पे एक लाइट रे गिरी इस तरह से, जाहिर सी बात है इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये बातें आपको पता होती है कि दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सारी बातें अपने को पता है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे ये मिरर ना होता तो ये रे किस तरह से जाती? क्या इस तरह से जाती? इस तरह से तिरछी हो गई। ठीक है ना? हाँ ठीक है, इस तरह से जाती, यानी इतना ये डिफ्लेक्ट हो गई है, डेल्टा मान लिया। ठीक है, समझना ध्यान से। अब समझने वाली बात क्या है कि ये जो डिफ्लेक्शन एंगल होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है, ये कितना होता है? इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से। अगर ये एंगल आई है, ये एंगल आई है, तो हमें ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? पाई माइनस 2i। पाई माइनस 2i। ध्यान से देख लो कैसे, ये आई है तो ये आर है, और आर और आई आपस में बराबर होता है, तो ये टोटल पाई बन रहा है। पाई में से आप 2i घटा देंगे तो आपको एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि मान लो इंक्लाइंड मिरर है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इंक्लाइंड मिरर जिनके बीच का जो इंक्लाइनेशन एंगल है दैट इज थीटा। ठीक है, और इस पे कोई एक रे गिरती है, इस तरह से रे गिरी किसी एंगल आई पर। ठीक है, जाहिर सी बात है यहां से रिफ्लेक्ट होगी इस तरह से, और फिर ये यहां पर भी एक हम लोग खींच सकते हैं, थोड़ा सा तिरछा बना दें। ठीक है, इस तरह से जा रही मान लो, और यहां पर भी हम लोग एक नॉर्मल खींच दें। ठीक है, तो यहां से भी रिफ्लेक्ट होगी, तो टोटल जो रिफ्लेक्शन होता है वो कितना होता है वो भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो जो टोटल रिफ्लेक्शन होता है इसका, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं, टोटल जो डेविएशन एंगल होता है दैट इज इस थीटा पे डिपेंड करता है। क्या होता है कि अगर हम इस तरह से देखें तो 2 पाई माइनस 2 थीटा, 2 पाई माइनस 2 थीटा, ये जो होता है आपका क्लॉक वाइज रोटेशन होता है। CW नहीं है ये, मतलब क्लॉक वर्क नहीं है, ठीक, क्लॉक वाइज है। और 2 थीटा ये जो डेविएशन एंगल है, ठीक है ना, ये कितना डेविएट हुई टोटल? 2 थीटा आपका एंटी क्लॉकवाइज
क्लॉकवाइज। ये चीज ध्यान रखना है आपको कि अगर इस तरह से रे गिरी है तो वो 2 पाई इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई है, तो क्लॉकवाइज कितना रोटेट हुई है 2 पाई माइनस 2 थीटा, और 2 थीटा कितना रोटेट हुई है एंटी क्लॉकवाइज। बात क्लियर है ना? तो ये बात आप प्लेन मिरर में याद रखेंगे। तो याद एक बात हम लोगों ने कर ली प्लेन मिरर की, अब हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। ठीक है, इसको आप उतार लो। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली है प्लेन मिरर की। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर के केस में क्या बातें होती हैं उसको समझते हैं। ठीक है, क्या चीज? स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आप जानते हैं, फोकस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है। इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि फोकस आपको बताऊं, मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बताऊं, बिल्कुल बेसिक इतनी बात नहीं करेंगे। ठीक है ना, इतना मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको पता है। ठीक है, तो एक बात ये जानते हैं हम लोग कि 2 तरह के हमारे मिरर होते हैं, एक आपका कॉनकेव और एक आपका कॉन्वेक्स। ठीक है, क्या इस तरह से कुछ दिखता है हमारे पास? ये हमारे पास होता है कॉनकेव मिरर और ये हमारे पास होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये बात अपने को समझ आती है। ओके भाई, तो ये किसी गोले का पार्ट होता है हमारे पास, है ना? ये भी किसी गोले का पार्ट होता है। जिस गोले का पार्ट होता है उस गोले के सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, ओके भाई। अब हम लोग क्या बात करते हैं कि इसकी जो रेडियस क्या होती है, सॉरी हाँ, फोकल लेंथ क्या होती है r/2। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है हम लोगों को कि क्या बोलने जा रहा था मैं, हाँ, अब क्या बात करते हैं कि जब भी हम लोग लेंस फार्मूला की बात करते हैं, सॉरी मिरर फार्मूला, ठीक है ना, मिरर फार्मूला, तो वो क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारे पास होता है मिरर फार्मूला। जो मेन बात होती है वो होती है साइन कन्वेंशन की। किसकी? साइन कन्वेंशन की। ठीक है, मान लो ये आपके पास एक कोई भी मिरर है। ठीक, मान लो कॉनकेव मिरर मान लिया हम लोगों ने। ठीक है, ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। अब ध्यान क्या रखना है इसमें कि हमें हमेशा पोल को ओरिजिन मान के चलना है। किसको? पोल को, पोल एज ओरिजिन। ठीक है, और हमारे काम की रेज जिधर भी जाए वो डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव ले लेनी है। तो मान लो इधर से रेज आ रही है, ठीक है, जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट अगर इधर रखा होगा तो रेज इधर से आएंगी। ठीक, तो ये डायरेक्शन किधर की हो गई? पॉजिटिव। तो जब भी हम पोल पे खड़े होके इधर की तरफ बढ़ेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि काम की रेज इधर गई थी। ठीक है, और इधर की तरफ बढ़ेंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा। बात क्लियर? मान लो इस तरह से था, ऐसे उसको छोड़ो। ठीक है, अब मान लो कि काम की रेज इधर से इधर आ रही है, तो क्या हो गया? ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई। इसका मतलब पोल पे खड़े होकर इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो नेगेटिव। बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो यू हमेशा, जाहिर सी बात है, अगर इधर की तरफ नेगेटिव होगा, जिस तरह से रेज आएंगी, तो यू हमेशा नेगेटिव ही रहने वाला है। ठीक है, ये बात। और वी डिपेंड करेगा कि इमेज बन का रही है। ठीक है, अच्छा भाई, इमेज फॉर्मेशन वगैरह मैं नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए कि इन्फिनिटी वाला फोकस पर, 2f वाला 2f पर, फोकस वाला इन्फिनिटी पर, थोड़ा सा इसके बीच में इधर उधर खिसकती रहती है आपकी। ठीक है, ये बात हम लोगों ने कर ली। अच्छा भाई, अब क्या बात करते हैं? अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी पे। ठीक है, कि जब मिरर में ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाते हैं तब क्या केस बनता है। ठीक है, उसकी बात करेंगे सीधी इसी फॉर्मूले से। ठीक है, जरा सी जगह बना लेता हूँ पहले। देखो ध्यान से, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो टी के रेस्पेक्ट में, तो ये तो कांस्टेंट होती है, फोकल लेंथ 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/v का माइनस 1/v स्क्वायर dv बाई dt माइनस 1/u स्क्वायर du बाई dt। ठीक है, अच्छा, v चेंज हो रहा है t के रेस्पेक्ट में, यानी ये क्या है हमारे पास? इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इसको एक तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास? 1/v स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस 1/u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, u v स्क्वायर इधर भेज दो, तो क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर बाई u स्क्वायर
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर को वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये होता है हमारे पास मेन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटीज। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जब भी वेलोसिटी ऑफ मिरर अगर जीरो है इफ, तो ये वाला टर्म जो होगा वो हमारा जीरो हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूले हमें याद रखने होते हैं, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, अच्छा ये इसमें मिरर में तो नहीं, लेकिन लेंस में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया था, उसके बाद हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, इसको उतार लो आप। अब बात करते हैं हम लोग ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की। क्या चीज, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ठीक है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है, हमें बस फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, कभी कभी जरूरत पड़ सकती है इसकी, तो इसको हम एम से दिखाते हैं, और इसका जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है कि आपको हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो पूछा जा सकता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन की। क्या चीज, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। ये सारी चीज़ें लिखते रहना, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ शायद नोट्स में तो लिखी हुई है, मैं नीचे कोशिश करूंगा उसको आपको प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन का मतलब ऑब्जेक्ट किस तरह, देखो इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज का, सॉरी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, इसमें क्या होता है कि अगर लैटरल आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इस तरह से पड़ा पड़ा, मतलब इस तरह से आपके पास मिरर है और इसमें इस तरह से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसकी बात यहाँ पर करते हैं। तो इसमें हम लोग लेंथ दिखाते हैं, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बनती है हमारे पास लेंथ ऑफ इमेज। ठीक है, तो इसका रेशियो जो होता है, अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन को लिखें तो इसका जो लिखते हैं हम लोग, तो एल आई अपॉन एल ओ। ठीक है, एल आई अपॉन एल ओ। ठीक, ये होता है आपका। ओके, अब एक चीज यहां पर आती है कि कभी कभी आपसे दिख सकता है कि लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, या बोल सकते हैं लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो है दैट इज मच मच लेस देन यू। ठीक है, मतलब वो जो है यू के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, मतलब आपको ऐसे बोल सकता है कि यू जो है वो ऑफ द ऑर्डर बोल सकता है कि 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो एल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दे वो दे सकता है ऑफ द ऑर्डर मान लो 0.1 mm, नहीं बोल सकते, मान लो हाँ मान लो 1 mm दे दिया। ठीक है, 1 mm दे दिया, तो क्या बहुत छोटा है, 1 mm 30 सेंटीमीटर कंपैरिजन में काफी छोटा है। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास एक चीज आई थी, क्या आया था जब लोगों ने इसको, ये वाला फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसको हम लोग डिफरेंशिएट किया तो क्या आया था हमारे पास, 0 इज इक्वल टू -1/v स्क्वायर du बाई dt -1/v। ठीक है, 1/u स्क्वायर du बाई dt। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होगा तो उसको हम क्या है du करके दिखा सकते हैं। ठीक है, इस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को। ठीक है, du वो छोटा सा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वहां पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या आता है हमारे पास, इसको हम लोग dt हटा देते हैं, जीरो में भेज देते हैं, हमारे पास ये आ जाता है कि -1/v स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1/u स्क्वायर du। ठीक है, तो यहां से हम लोग निकालते हैं कि dv बाई du dv बाई du इज इक्वल टू -v स्क्वायर बाई u स्क्वायर। इसी को हम कर देते हैं लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज है। ठीक है, लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होगा, तो वहाँ पे dv और du से इसको हम लोगों ने दिखा दिया है। ठीक है, ये फॉर्मूला काम का होता है। इस पे आपका IIT जैम 2020 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। कहां पर, IIT जैम 2020। ठीक है, क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ता हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास नोट रखा हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया था आपको कि, तो हाथों में चौक लगी हुई तो फोन भी नहीं चलता है। हाँ, क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि आ शॉर्ट रॉड ऑफ लेंथ L एंड नेग्लिजिबल डायमीटर, मतलब एक बहुत छोटी सी लेंथ की रॉड है और उसका डायमीटर बिल्कुल नहीं है, अलॉन्ग द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, कुछ इसी तरह से ऑप्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग रखी हुई कॉन्केव मिरर के। आपसे बोल रहा है कि फोकल लेंथ उसकी 1 मीटर है। ठीक है, यहाँ तो मैंने सेंटीमीटर में ही माना था, वहां पर मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ठीक है, और बोल रहा है L इज मच लेस देन 1 मीटर, जो लेंथ, ये क्या था, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट LO।
ठीक है, आपसे बोल रहा है कि एल डैश इज द लेंथ ऑफ इमेज, एल डैश इज द लेंथ ऑफ इमेज, ये आपको बताना है इसका एल डैश अपॉन एल का रेशियो। कुछ नहीं सवाल में, भाई एल आई अपॉन एल ओ का निकालना है, तो एल आई अपॉन एल ओ क्या होता है, माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो आपको फोकल लेंथ दी गई है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी गई है 3 मीटर, यू इज इक्वल टू 3 मीटर, तो यहाँ से आप वी निकाल सकते हो बहुत आसानी से। वी कितना आएगा, 1 अपॉन एफ, एफ कितना होता है उसके केस में, भाई देख लो एफ किधर होगा, भाई काम की रेस इधर जा रही है, एफ इधर होगा, इधर से नेगेटिव, तो -1 इज इक्वल टू 1 बाई वी हमें निकालना है, और 1 बाई प्लस 1 बाई यू होता है, यू किधर की तरफ होगा, इस तरफ यानी नेगेटिव में, तो -1/3। ठीक है, तो यहाँ से 1 बाई वी कितना आ जाएगा, 1/3 -1, तो आ गया आपका -2/3, तो वी आ गया आपका -3/2। ठीक है, तो सिंपल हम 3/2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या जाएगा, वी, वी की वैल्यू 3/2, 3/2 का स्क्वायर माइनस के साथ में अपॉन यू, यू कितना आपके, यू हमारे पास दिया गया हमको 3, 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर खत्म हो गया, यहाँ से क्या बचा 1/4, यही आंसर है। अब बताइए IIT जैम 2020 का सवाल है, कितना सरल था, कॉन्सेप्ट क्या था, अगर एक बात ध्यान से सुन लेना मेरी, कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता यहाँ पे करना क्या एक्चुअल में, तो आपसे सवाल नहीं होने वाला था ये। ठीक है, आप फिर भले ही वहां काफी देर जुटे रहने के बाद, अपना समय खराब करने के बाद इस रिजल्ट पे पहुंचते, लेकिन इंस्टेंटेनियसली उस प्रेशर में आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं ध्यान रहने वाला था। तो इसी वजह से बोलता हूँ कॉन्सेप्ट्स के लिए प्रिपेयर रहें, आप क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहें, कॉन्सेप्ट्स अपने मजबूत रखिए। ठीक है ना, कि किसी भी सिचुएशन में आप चीजों को हैंडल कर सकें। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक, और जो भी चीजें मैंने बताई हैं वो सारी आप नोट डाउन करके रखेंगे। ओके, चलो उतारो इसको। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये बात कर ली है कि मिरर पे किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो सकते हैं, और किस तरह से क्वेश्चंस आए हुए प्रीवियस ईयर्स में, ये सारी बातें आप लोगों ने खल्लास कर दी। ठीक है, बिल्कुल बिंदास तरीके से। अब हम लोग क्या बात करेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, मतलब बेसिकली क्या होता है, वो आपको बेसिक चीज़ों का आइडिया। हम लोग इसमें टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरह से पूछ जाते हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, क्या चीज़, रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन बेसिक सी बात, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ये मान लो आपका मीडियम 1 था, ठीक है, ये आपका मीडियम 2 था, ये हम लोगों ने परपेंडिकुलर डाल दिया इस पर, और इस तरह से कोई एक रे आ रही थी। ठीक है, ये कुछ बेंड हो गई इस तरह से, ये मान लो रेयर मीडियम था, ये आपका डेंसर मीडियम था, ये आई था, ये आर था। ठीक है, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, नॉर्मल, सही बात हम लोगों को पता है। अच्छा, बात क्या ध्यान रखनी, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्या चीज, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। सिंपल सा एक लॉ, स्नेल्स लॉ, इस पे क्वेश्चंस भर भर के आ जाते हैं। ठीक है, स्नेल्स लॉ। अच्छा भाई, यहाँ पे n1 क्या है, n2 क्या है, ध्यान रखने वाली बात, n1 उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से रे आ रही है, n2 उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां रे जा रही है। क्या चीज, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से रे आ रही है, हाँ कि ना। ठीक, n2 उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां रे जा रही है। क्या बात समझ आ रही है, क्योंकि ये आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाता है कि n2 क्या n1 क्या। ठीक है, यहां से क्या निकल करके आता है हमारे पास, साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू n2 बाई n1। ठीक है, n2 बाई n1। अच्छा भाई, यहां से क्या एक बात हम लोगों को और ध्यान रखनी है कि n2 बाई n1 जो होता है वो λ2 बाई λ1 के बराबर है, सॉरी λ1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू λ। ठीक है, और n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, लाइट की वेलोसिटी उस मीडियम में उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो ये भी किसके बराबर होता है, v1 बाई v2 के। ये सारी चीजें आप याद रखो, इससे बहुत जरूरी रिजल्ट निकल करके आते हैं। ठीक है, बहुत जरूरी जगह पे ये काम आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये बात हम लोगों ने करी स्नेल्स लॉ की, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एपरेंट डेप्थ की। क्या चीज, एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ क्या होती है,
आभासी गहराई, मतलब जब भी आप बाल्टी में, वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जब आप बाल्टी में सिक्का डालते हो तो सिक्का आपको कुछ ऊपर दिखता है, ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, रे जानी चाहिए थी इस तरह से, लेकिन जाती है कुछ इस तरह से, क्योंकि डेंसर से रेरर में जा रही होती है, तो लगता है कि यहाँ कहीं से, इस जगह कहीं से आ रही है। तो एक्चुअल में ये डी थी, लेकिन हमें इमेज कितनी दूरी पर दिखती है, डी डैश दूरी पर, यहाँ पे दिखती है डी डैश दूरी पर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी डैश बाई डी, यानी एपरेंट डेप्थ अपॉन एक्चुअल डेप्थ इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। फिर से वही बात, n2 क्या है, n2 उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से रे, सॉरी n1 उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से रे आ रही है, और n2 उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से रे, सॉरी जहां रे जा रही है, n2 जिसमें जा रही है, n1 जिससे आ रही है, ठीक है। तो ये वाला आपका n1, ये वाला आपका n2, ठीक है, कोई दिक्कत, ये बात हम लोगों ने कर ली एपरेंट डेप्थ की। अच्छा, अब क्या बात करते हैं हम लोग, शिफ्ट फ्रॉम अ स्लैब, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं पहले। अब हम लोग बात करते हैं कि मान लो हमारे पास एक शिफ्ट दी, सॉरी स्लैब दी हुई है, ठीक है, तो उससे शिफ्ट कितनी होती है, जो हमारे पास रह जाती है, इस तरह से हमारे पास एक स्लैब है ये, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। जब यहाँ से इस पर रे गिरेगी जाके, तो कुछ इस तरह से मुड़ेगी, ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे मुड़ेगी पहले, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे यहाँ से, यहाँ पे क्या लगेगा कि यहाँ कहीं से आ रही है, ठीक है, इस वाली सरफेस क्या लगेगा कि यहाँ कहीं से आ रही है, ठीक। और फिर यहाँ पर दोबारा से ये बाहर की तरफ निकलेगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि डेंसर से रेरर में गई है, तो एक्चुअल में क्या लगेगा, ये यहाँ कहीं से आ रही थी, यहाँ कहीं से, ठीक है। तो इतना यहाँ पे एक्चुअल में ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, सॉरी ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, और यहाँ पर इमेज बन गई, तो इतना शिफ्ट हो गया इस स्लैब की वजह से इमेज में। भाई जो यहाँ खड़ा हुआ व्यक्ति होगा उसको तो इमेज इसकी यहाँ पर दिखाई देगी ना, है ना, क्योंकि उसको यहाँ तो नहीं दिखेगा, उसको यहाँ पर दिखेगा, तो कितना शिफ्ट होता है। शिफ्ट निकालने का तरीका क्या होता है, S इज इक्वल टू T1 माइनस 1 बाई म्यू, दिस इज द शिफ्ट फ्रॉम अ स्लैब, इतनी शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। ये आपका म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बात क्लियर। अब अगर अलग अलग मीडियम्स हो, ठीक है, बाहर का जो मीडियम हो वो म्यू सराउंडिंग हो इस तरह से, तो इसमें क्या हो जाता है, एस इज इक्वल टू क्या आ जाता है, T1 माइनस म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब, अगर दोनों के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो वो अलग अलग है, इस तरह से फॉर्मूला बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। कंपोजिट स्लैब भी हो सकती है, मान लो आपको इस तरह से स्लैब दी जा सकती है, एक स्लैब, दो स्लैब, तीन स्लैब। एक चीज आप ध्यान से देखो तो इस फॉर्मूले में कहीं पर भी आपको जो डिस्टेंस है उसका कुछ भी पैमाना नहीं दिया, आपको म्यू और टी में रिलेशन, टी क्या है, इसकी मोटाई, ठीक है, ध्यान रखना, टी क्या है, इसकी मोटाई। तो मतलब ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। वही चीज यहाँ पर भी होती है कि मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ, तो टोटल जो शिफ्ट होती है वो आप इनको दूर दूर रख के देखो या पास रख के देखो, टोटल शिफ्ट जो होती है वो हमेशा एक मतलब पर्टिकुलर ही आएगी, और वो जो निकालेंगे यहाँ पर जो निकलेगी टोटल आ जाएगी S1 प्लस S2 प्लस S3, ठीक है ना, इस तरह से इनके बीच की डिस्टेंस कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप इससे अलग निकाल लो, इससे अलग निकाल लो, इससे अलग निकाल लो, तीनों को जोड़ दो, काम खत्म, ठीक है। बीच में डिस्टेंस कुछ भी बनी रहे, किसमें डिस्टेंस का कोई तो फॉर्मूला है ही नहीं, ठीक है। तो चलो इसको उतार लो। एक चीज आप और ध्यान रखिए, क्रिटिकल एंगल, क्या चीज, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है हमारे पास, साइन सी से सी आपका यहाँ क्रिटिकल एंगल होता है, ठीक है। ये कब आपका क्रिटिकल एंगल की कंडीशन आती है, जब जो आपकी रे होती है वो डेंसर से रेरर में जा रही होती है, कहां से, डेंसर टू रेरर, ठीक है। ये कब कॉन्सेप्ट लागू होगा, रे आपकी डेंसर टू रेरर जा रही होगी, ठीक है, एन रेरर अपॉन एन डेंसर, बस ये आपका फॉर्मूला है, ऊपर रेरर नीचे डेंसर, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर रिफ्रैक्शन। अब बात करते हैं हम लोग लेंस की, ठीक है ना। इतना जो आपका बेसिक रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, अब रिफ्रैक्शन किस में अप्लाई करेंगे हम लोग, लेंस में। तो किसी ऑब्जेक्ट लेंस को उठाएंगे, उस पर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे कि लेंस में किस तरह से हम लोग बात करते हैं, उसके पहले हम लोग थोड़ी सी एक बात जान लेते हैं कि स्फेरिकल रिफ्रैक्शन जब भी होता है तो वहाँ पे किस तरह का फॉर्मूला हमारे पास निकल करके आता है। तो फॉर स्फेरिकल रिफ्रैक्शन, क्योंकि अब हम लोग लेंस की तरफ बढ़ रहे हैं तो स्फेरिकल रिफ्रैक्शन की हमारे पास जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो फॉर स्फेरिकल रिफ्रैक्शन,
जो फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई होता है दैट इज N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। ये क्या है? यहाँ पे N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें रे जा रही है, N1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से रे आ रही है, V इमेज की डिस्टेंस, U ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, R उस जो हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब बात शुरू करते हैं हम लोग लेंस की। किसकी? लेंस की। तो लेंस हमारे पास हम लोग जो जनरली पढ़ते हैं कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। एक बात आपको बता दूं कि जनरली लोग इस तरह समझते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस है दैट इज कन्वर्जिंग लेंस और जो आपका कॉन्केव लेंस है दैट इज डाइवर्जिंग लेंस। ये बात थोड़ी सी अधूरी है। ये बात अधूरी इसलिए है क्योंकि कोई भी लेंस पूरी तरह से कन्वर्जिंग, मतलब कोई भी लेंस कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग तब तक नहीं होता है जब तक कि हम उसके चारों तरफ का मीडियम ना बता दें। ठीक है, मान लो आपका एक जो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, वो वाटर में रखा हुआ है। ठीक, तो क्या जरूरी है कि वो कॉन्वेक्स ही, सॉरी वो कन्वर्जिंग ही रहे? हो सकता है उसका नेचर चेंज हो जाए, डाइवर्जिंग जाए। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको अपने दिमाग में रखने पड़ते हैं कि क्या उसका नेचर हो सकता है अगर वो किसी इस तरह के लिक्विड में है या वाटर में है या किसी दूसरे मीडियम में है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो अब हम लोग और भी दो तरह से इसको बाइफरकेट करते हैं। एक हमारा होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक हमारा होता है कॉन्केव लेंस। ठीक है, जनरली इन एयर कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉन्केव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस। ये बात कंप्लीट होती है कि अगर हम एयर में रखा हुआ है तो हाँ ये बिल्कुल सत्य है, और किसी मीडियम में अगर रखा हुआ है तो डिपेंड करता है कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ठीक है, अच्छा, ओके। लेंस फॉर्मूले पर आ जाते हैं। लेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मिरर वाले में क्या होता था हमारे पास? प्लस, इसमें क्या रहता है? माइनस। अच्छा, दूसरी बात क्या आती है हमारे पास? जो एक फॉर्मूला बनता है लेंस फॉर्मूला, वो हमारे पास क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसका मतलब क्या है? हमारे पास एक लेंस है अगर इस तरह से, ठीक है, इसकी इस वाले पार्ट की जो रेडियस है दैट इज r1, इस वाले पार्ट की जो रेडियस है दैट इज r2। ठीक है, और लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू एल और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एस मान लिया। ठीक है, तब इस लेंस की जो फोकल लेंथ होगी दैट विल बी 1/f इज इक्वल टू दिस। ठीक है, साइन कन्वेंशन सेम है कि जिधर से रे आ रही है, जिस डायरेक्शन में जा रही है वो हमारी मतलब जिधर जाए काम की रेज उधर हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन। पोल पे खड़े होंगे, इसमें क्या होता है? उसमें हमारा पोल था, इसमें हमारा क्या होता है? बिल्कुल सेंटर। ठीक है, तो यहां पर आप खड़े होंगे, ठीक, और यहां से आप अगर जिधर काम की रेस जा रही है उधर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव और इधर बढ़ेंगे तो नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात कि वेलोसिटी का भी फॉर्मूला जैसे उसमें निकाला था सेम तरह से इसमें करेंगे। तो उसमें फॉर्मूला क्या था? याद करो, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या था? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इसमें क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी यू स्क्वायर था उसमें, इसमें प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एडिशनल माइनस आ चुका है। ठीक है, इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस। ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस। क्या बात क्लियर है? 100% पक्का? उतार लो इसको। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन किस ईयर में आया हुआ है वो मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, क्वेश्चन देख के आपको बताऊंगा कि किस ईयर में आया हुआ है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे बेस एक क्वेश्चन है। और हाँ, एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन आज हम लोगों ने मतलब देखे भी प्रीवियस ईयर के, और मैं सोच रहा हूँ कि इस जो सेशन में हम लोग क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग लगभग रिवीजन पूरा कर ले रहे हैं, और जो क्वेश्चंस का रिवीजन होगा वो हम लोग अगले सेशन में कर लेंगे। ठीक है ना, वरना वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम खींच जाएगा आज के सेशन में। ठीक है, तो आज आप लोग रिवीजन कर लो, 2-4 क्वेश्चंस मैंने कराने की भी कोशिश करी है, और बाकी हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन में करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये बात आपको बतानी थी, अब उतार लो। तो अब बात करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे। किस पे? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में मान लो हमारे पास दो लेंस है कुछ इस तरह से,
और वो आपस में बिल्कुल सटे हुए रखे हैं, या मान लो डी डिस्टेंस पे रखे हैं, ऐसे समझ लो, तो ज़्यादा जनरलाइज करके बात कर लेते हैं। ठीक है, लाइन तिरछी है, नाप लेता हूँ, अब सीधी है। ठीक है, तो इस तरह से रखे हुए, इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज डी। इसकी फोकल लेंथ f1 मान लो, इसकी फोकल लेंथ f2 मान लो। तो अब इनके कॉम्बिनेशन से जो इक्विवेलेंट हमारे पास फोकल लेंथ आती है, उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी f1 f2। ठीक, P इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/f इक्विवेलेंट। यार इसको इस तरह से मत लिखो, इस तरह से लिखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ऐसे कर लो, P1 प्लस P2 प्लस एस। ठीक है, कोई दिक्कत? पक्का नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। इसको आप इस तरह से मत बनाओ। ठीक है, ऐसे ठीक है। ठीक, तो ये बात हम लोगों ने कर ली कि अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज दिया हो तो हम किस तरह से इसको करते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, इसके बाद क्या बात करते हैं हम लोग, कटिंग की। किसकी? कटिंग की, बालों की कटिंग नहीं, लेंसेज की कटिंग, कटिंग ऑफ लेंसेज। ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक लेंस है। ठीक है, इस लेंस को हम लोग दो तरह से काट सकते हैं। पहला तरीका ये होता है हम लोग आरी लेके इस तरफ से चला दें। ठीक है, दूसरा तरीका होता है हम लोग बीच से मार दें, इस तरह से मुंडी उड़ा दें पूरी। ठीक है, ठीक, तो पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये। फर्स्ट तरीके की बात करते हैं, जब हम लोग लेंस को इस तरह से काट देते हैं तो हमारे पास इस तरह का बनेगा लेंस, जो है हमारे पास कुछ इस तरह के हो जाएंगे, इस तरह से। ठीक है, अगर इसकी फोकल लेंथ f थी तो इसमें हर एक टुकड़े की फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, सोचो ध्यान से, इसके कितनी हो जाएगी? याद करो, उल्टा जोड़ता है ना, तो जब इसको जोड़ेंगे तो 2f अगर होगी तो 1/2f जुड़ेगा तभी 1/f बनेगा टोटल। इसकी कितनी हो जाएगी 2f, इसकी कितनी हो जाएगी 2f। ठीक है, दूसरे तरीके से काटो, दूसरे तरीके से जब काटेंगे तो मेरे पास किस तरह से लेंस बनेगा, इस तरह से, एक टुकड़ा ये और दूसरा टुकड़ा ये। बात क्लियर? क्या फोकल लेंथ में से कोई चेंज आता है? नहीं, नो चेंज इन फोकल लेंथ, नो चेंज इन फोकल लेंथ। चेंज क्या होता है? केवल इंटेंसिटी का चेंज आता है, जहां, क्योंकि भाई अब कम रेज इससे रिफ्लेक्ट होके जाएंगी, वहां पर सॉरी रिफ्रैक्ट होके जाएंगी, तो हमारे पास क्या होगा, जो इंटेंसिटी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। इंटेंसिटी विल रिड्यूस, इंटेंसिटी विल रिड्यूस। क्या बात क्लियर है यहां तक? तो आज हम लोगों ने बात कर ली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स पे, यानी कि हमारे पास मिरर हो गया, फिर रिफ्रैक्शन हो गया, स्फेरिकल सरफेसेस का एक फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया, उसके बाद लेंस का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बात कर ली। ठीक है, कुछ एक आध क्वेश्चंस भी समझे किस तरह से प्रीवियस ईयर में आ रहे थे। अब हम लोग अगले सेशन में इसके जो प्रीवियस ईयर होंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की, उसकी बात करेंगे, और उसी के आगे फिर हम लोग वेव ऑप्टिक्स का रिविजन और उसके प्रीरेक्यूज कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। किसी चीज़ में से आपको कुछ आप ताल्लुकात नहीं रखते हैं तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं, मुझे मेरी बुराई करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। कमेंट सेक्शन आपका, मैं आपका। ठीक है, पूरा टाइम आप लोगों के बारे में ही एक तरह से सोचते हुए निकलता है। ठीक है, क्या क्या नया कर सकता हूँ, किस तरह से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, कहाँ पे आपको बेनिफिट दे सकता हूँ, कहाँ से अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो इन बातों से ही मेरा जो है गुजारा होता है। ठीक है, चलो अब मिलेंगे अगले सेशन में। अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना, पेपर बस आने वाला है। ठीक है, चलो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।